वेलकम टू अवर चैनल धीरेन्द्र सर ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की सभी महत्वपूर्ण व्याख्या एक ही सेशन में। सारी व्याख्या आपको एक ही सेशन में करा दी जाएंगी एक वीडियो में, और इसी वीडियो से आपके 4 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी तक वीडियोस ना आने के एक्सक्यूज़ तो मैं नहीं दूंगा, वजह भी नहीं है ऐसा कुछ कहें कि क्या वजह रही क्या नहीं, स्वास्थ्य कारण निजी कारण बहुत से थे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। महज आपको 10 से 12 वीडियोस लगेंगे। 12 वीडियोस के अंदर पूरी हिंदी में कंपाइल करूँगा, कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 10 से 12 वीडियो में पूरी हिंदी कवर करा दी जाएगी। ठीक है, अच्छे तरीके से बस बने रहिए साथ, और आपका सहयोग समर्थन बना रहे और आपका प्यार मिलता रहे, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत होती है हमारी पहली व्याख्या से। तो हमारी पहली व्याख्या शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग जब व्याख्या करते हैं तो किस बात का हमें ध्यान रखना है, ये बात हमें देखनी है। बेटा देखो, सबसे पहली बात, व्याख्या करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना होता है वो मैं आपको मूल बात बताता हूँ। व्याख्या करते समय मूल किन बातों का ध्यान रखना होता है। व्याख्या करते समय हमें सबसे पहले एक संकेत बनाना होता है। क्या बनाना होता है? संकेत। अक्सर हमसे परीक्षा में नहीं पूछता, फिर भी हम संकेत नॉर्मल बना सकते हैं एक अच्छी प्रभावशीलता के लिए। प्रभावशीलता बनेगी तो संकेत आप सभी लोग मैं मानता हूँ बनाना जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग से 1-2 शब्द उठा लीजिए और एंड से 2-3 1-2 शब्द उठा लीजिए। बस जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मैं इसने सुरा। मैंने क्या लिख दिया? मैं इसने सुरा डैश 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 किया करता हूँ या करता हूँ। बस यहाँ लिख दिया आपने। बस ये आपका क्या हो गया? संकेत। ये आपका क्या हो गया? संकेत हो गया। फिर संकेत के बाद आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो संदर्भ होता है। क्या होता है? संदर्भ होता है। यहाँ टीचर आपका चेक करता है, अगर स्टूडेंट का संदर्भ ही गलत है तो समझिए फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो संदर्भ कैसे बनेगा? तो सर ये देखते हैं संदर्भ बनाते कैसे हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये जो पंक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं और उसके रचयिता कौन है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात हमें ये पता है हमारी किताब का नाम क्या है? आरोह। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, क्या नाम है? आरोह भाग 2 के चैप्टर का नाम क्या है भैया? आरोह भाग 2 के आत्म परिचय। ठीक है, आरोह भाग 2 के आत्म परिचय नामक पाठ से अवतरित हैं। पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये आपका देखिए क्या हो गया? संदर्भ। तो ये संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय नामक पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग होगा। फिर संकेत संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। क्या आता है बेटा? प्रसंग। अब प्रसंग में हम किस बात को लिखते हैं? प्रसंग में मतलब ये जो पंक्तियां हैं इनका एक सार लिख दिया जाए कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कि कवि क्या बताना चाहता है। ठीक है, ये होता है प्रसंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो बात लिखी है इसमें क्या बताना चाहता है कवि, कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, इस दुनिया का ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थी है। ये दुनिया कैसी है? स्वार्थी है, और मैं अपने मन का गान करता हूँ। तो यार आप लोग इसमें प्रसंग में क्या कह सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपनी दुनिया में मग्न रहता है तथा अपनी दुनिया मग्न रहता है, किसी का ध्यान नहीं करता और अपनी दुनिया मग्न रहता है तथा संसार के दोहरे
व्यवहार से दूर रहता है, दूर रहता है। आप छोटा भी लिख सकते हैं बस इतना कि अपनी दुनिया में मग्न रहता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपनी दुनिया में मग्न रहता है तथा संसार के दोहरे व्यवहार से दूर रहता है। ये आपका क्या हो गया? प्रसंग हो गया। क्या हो गया? प्रसंग हो गया। अब हम बात करते हैं व्याख्या। किसकी बात करते हैं? व्याख्या। तो चलिए व्याख्या क्या होगी तो समझते हैं। अब व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या होगी। सबसे पहली बात व्याख्या समझिएगा। तो देखो व्याख्या क्या है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा, मैं मदिरा पीता हूँ। कैसी? स्नेह रूपी मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा। कभी कैसी मदिरा पीता है? प्रेम रूपी मदिरा। देखो भैया, जिसने अगर प्रेम की मदिरा पी ली उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम रूपी मदिरा पीकर एक ये समझ लिए नौनिहाल आशिक जो होता है, जो प्रेम की मदिरा पी लेता है, तो समझो उसे आप कहीं भी भेज दीजिए, देर रात्रि को वो छत पर उल्लू की तरह जागता रहेगा, उसे कोई डर नहीं लगेगा। क्यों? वो क्या पिए हुए? प्रेम रूपी मदिरा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मैं स्नेह रूपी मदिरा पीता हूँ, मैं प्रेम रूपी मदिरा पीता हूँ और कभी इस दुनिया का ध्यान नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बेकार है कि कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, क्योंकि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है कि आज एक दूसरे से स्वार्थ की वजह से लोग मतलब रखे हुए हैं। कोई किसी से फायदे की वजह से ही जुड़ा हुआ है, वरना कोई किसी का हित नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं फिर ऐसी दुनिया से दूर रहता हूँ, अपने मन का क्या करता हूँ? गान किया करता हूँ। तो कीवर्ड्स क्या निकल कर आए? कीवर्ड्स यहाँ ये निकल के आते हैं कि यहाँ पर कवि प्रेम रूपी मदिरा, कवि क्या पीता है? कवि प्रेम रूपी मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा का क्या करता है? सेवन। मैं कीवर्ड्स लिखूंगा बस। कवि क्या करता है? प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता है और इस संसार से कोई नाता रिश्ता नहीं रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता है। कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता है क्योंकि यह संसार कैसा है? यह संसार कैसा है? यह संसार स्वार्थी है, यह संसार स्वार्थी है। सभी अपने हित चाहते हैं, सभी अपने भले के लिए लगे रहते हैं, सभी अपना हित चाहते हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। सब अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये बात बताई गई है। इसीलिए मैं प्रेम रूपी मदिरा पीकर अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ, मगन रहता हूँ और किसी की बात न सुनता हूँ न देखता हूँ और अपने ही दुनिया में मग्न रहता हूँ। तो देखो, जब भी आप व्याख्या करो तो आप याद रखना कुछ चीज़ें आपको एक्सपेंड करनी है। देखो मैंने कहा कि कभी प्रेम रूपी मदिरा पीकर इस दुनिया से विरक्त रहता है, कोई मतलब नहीं रखना चाहता क्योंकि ये दुनिया स्वार्थी है, अपने भले के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ती है। मैं जो बोल रहा हूँ इन कीवर्ड्स को ध्यान रखो, इन कीवर्ड्स को लिख सकते हो, इन्हीं से आपका काम बनेगा। फिर इसके बाद आप क्या लिख सकते हो? लास्ट में सबसे आप विशेष लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? विशेष। क्या लिख सकते हो? विशेष। विशेष में क्या लिखोगे? देखो विशेष में मैं आपको बात बता रहा हूँ, 3 लाइन लिखना, 1 2 3, 3 पॉइंट लिखना। ठीक है, आप देखो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। एक कॉमन पॉइंट याद रखो, ये जरूर लिख के आना, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा पहला भाव क्या बता दो? ठीक है, पहले भाव में आपने यहाँ बता स्नेह रूपी सुरा का पान करता है। ठीक है, तो स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार क्या लिख दोगे? अनुप्रास और रूपक दोनों हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ध्यान रखिएगा, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और जग से कोई नाता नहीं रखना चाहता। दुनिया के दोहरे रूप का वर्णन हुआ है। दुनिया के दोहरे रूप का
चित्रण, दोहरे रूप का चित्रण किया है। दुनिया के दोहरे रूप का क्या किया है? चित्रण किया है। आप ये बता सकते हो, आप यहाँ वियोग रस बता सकते हो, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है, ठीक है, क्लियर हो गया, ये सब आप बता सकते हो। ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं जिन्हें हम हालावादी कवि के रूप में जानते हैं, ठीक है। हाला माने मदिरा होता है, इन्होंने सबसे ज़्यादा मदिरा पे बताया है, ठीक है। तो ये पहली हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अच्छे से सॉल्व कराई। आप चाहो तो इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने से नोट्स बना सकते हो क्लियर करके, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सभी लोग मेरी बात ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ देखिएगा, हाँ ये बहुत एक और अच्छी पंक्ति आ गई आपके लिए। देखिएगा क्या पंक्ति है, सुनिएगा, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। पंक्ति सुनिएगा, देखो अब संकेत तो आप सीख गए, संकेत तो आप सीख गए। यहाँ से संदर्भ वही रहेगा क्योंकि ये उन्हीं की पंक्तियां हैं, संदर्भ वही रहेगा पूर्वज जो अभी उन्हीं की पंक्तियां थी, क्योंकि ये किसकी पंक्तियां हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की। किनकी पंक्तियां हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। किताब का नाम अभी बता चुके थे, किताब का नाम क्या था? आरो भाग 2। किताब का नाम क्या था? आरो भाग 2। क्या था? आरो भाग 2। और भैया फिर इसके चैप्टर का नाम क्या है? आत्म परिचय। क्या था? आत्म परिचय। कीवर्ड्स रख लो दिमाग में। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 के आत्म परिचय नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। खत्म। कीवर्ड्स उठाओ, खत्म करो। ऐसे याद किया जाता है, शॉर्ट में याद किया जाता है, रटो मत। प्रस्तुत पंक्तियां मैंने लिख दिया, मैंने क्रम नीचे ऊपर कर दिया, पर आप देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप ऐसे लिखना। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2, पहले पे आरो भाग 2 लिख देना, ली गई हैं, जिस आरो भाग 2 से ली गई हैं, जिसके पाठ के रचयिता ये पाठ कौन सा है? आत्म परिचय। रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ऐसे होगा, ठीक है। तो संदर्भ हो गया। प्रसंग, अब हमारा क्या बचता है? प्रसंग। देखिए प्रसंग उठा लेते हैं। प्रसंग क्या होगा? देखते हैं प्रसंग। देखिए प्रसंग क्या होगा कि आप इसे पढ़िए, इसमें क्या भाव निकल रहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। ये विरोधाभास है, यहाँ पर याद रखिए। विरोधाभास अलंकार का उदाहरण भी यही क्लियर हो सकता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। सोचो, मेरे रोने में संगीत है, मेरे रोने में किसी के रोने में संगीत हो सकता है? किसी के रोने में संगीत हो सकता है क्या? कोई सारे गामा करके रोता है? नहीं ना। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मेरे रोने में संगीत है। शीतल वाणी में आग है, मेरी वाणी शीतल है लेकिन उसमें आग है। मतलब कि कुछ कहना चाह रहा है। विरोध, जहां विरोध ना करते हुए विरोध झलक जाए। विरोध कर नहीं रहा लेकिन विरोध झलक रहा है कि कवि कह रहा है कि मेरी बात कोई सुनना नहीं चाह रहा, मेरी बात तो कोई समझ नहीं रहा, मेरे अंदर कितना कष्ट है, पीड़ा है जो कोई समझ नहीं रहा। बात समझ में आ रही? तभी तो कह रहा है। ये तो वही बात हुई कि अखियां नीर भरी तो ना प्यास जाई बुझाए, कि मेरी आंखों में पानी बहुत है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही। तो आंखों के पानी से प्यास बुझती कब है मेरे भाई? लेकिन फिर भी यहाँ पर एक विरोध झलक रहा है। क्या झलक रहा है? विरोध। तो ये विरोधाभास है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में, क्या कह सकते हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के विरोधाभास भाव का वर्णन हुआ है। कवि के विरोधाभास भाव का क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। कवि ने आपने विरोध भाव का वर्णन किया है मेरे भाई। तो अब समझिएगा ध्यान से, किसका वर्णन हुआ है? विरोध भाव का। ठीक है, अब व्याख्या पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? व्याख्या पे। कीवर्ड्स उठाएंगे, बस कीवर्ड्स। आप तो बस विस्तार करिएगा। मैंने क्या करा कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। उसने क्या कहा? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग माने संगीत होता है। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि मेरे रोने में संगीत है, मेरे रोने में संगीत अर्थात लयात्मकता है। मेरे रोने में संगीत या लयात्मकता है। मेरे रोने में संगीत है मतलब मेरी आंतरिक पीड़ा, मेरी क्या? आंतरिक पीड़ा, मेरी आंतरिक पीड़ा बहुत गहरी है जिसे लोग समझ नहीं रहे। गहरी है जिसे लोग समझ नहीं रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं।
तभी तो कह रहा है कि मेरे रोने में संगीत है, अर्थात मेरी आंतरिक पीड़ा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे रोने में संगीत है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत में कवि क्या कह रहा है कि मेरी वाणी बोलने में तो मधुर है परंतु उसमें कष्ट बहुत है, मेरे जीवन के अंदर कष्ट बहुत है। तो यही बात है कि बोल तो शीतल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, मधुर बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर कष्ट बहुत छिपा है। और फिर क्या कहता है आगे, जो बहुत अच्छी लाइन है, ओ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि कहता है कि मेरे प्रेम रूपी खंडर के आगे, मेरे प्रेम रूपी खंडर के आगे राजाओं के महल तक न्यौछावर हैं, राजाओं के महल तक न्यौछावर हैं। बात समझिएगा, वो कहता है, कभी मैं पूरा सारांश समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि मेरा प्रेम इतना मतलब गहरा है, इसकी पीड़ा, इसके दर्द को हर कोई नहीं समझ सकता। कभी अपने पीड़ा और प्रेम को लोगों को बताना चाहता है, लेकिन लोगों को उसकी पीड़ा संगीत की तरह लगती है। तभी तो कहता है कि मेरा रोना लोगों को संगीत लगता है और मेरी वाणी लोगों को बहुत मधुर लगती है, परंतु मेरे अंदर के कष्ट को कोई नहीं जान पाता। पर मैं अपने प्रेम में ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे प्रेम रूपी खंडर के आगे राजाओं के बड़े बड़े महल न्यौछावर हैं। क्योंकि राजाओं के महलों में प्रेम नहीं होता, वहाँ कटाक्ष होता है। राजाओं के महलों में प्रेम नहीं होता, स्वार्थ होता है। इसीलिए कहता है मेरे प्रेम रूपी खंडर के आगे राजाओं के महल तक न्यौछावर है। ठीक है, अब वही बात है विशेष। क्या है विशेष? मेरे विशेष में वही पहला पॉइंट जरूर लिखिएगा, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक। दूसरा विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग। तीसरा, ठीक है, तीसरा भाग आप क्या कह सकते हो, श्रृंगार है, यहाँ पे श्रृंगार भी लिख सकते हो। अपनी पीड़ा का सजीव वर्णन, अपनी पीड़ा का सजीव वर्णन। क्या हुआ है बेटा? पीड़ा का कैसा वर्णन हुआ है? सजीव वर्णन। पीड़ा का कैसा वर्णन किया है? सजीव वर्णन किया है। तो यहाँ ये बात समझ लीजिए कि वो कवि अपने पीड़ा को लोगों को बताना चाहता है, पर कोई उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाता। मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको वो भी चीज़ यहाँ लिख लेनी है अपनी कॉपी किताब पर, कि कोई बात मैंने ऐसे बोली जो आपको ठीक लग रही कि उसकी पीड़ा कोई समझ नहीं रहा, जान नहीं पा रहा, तो ये चीज़ें समझ लो और यही आपकी महत्वपूर्ण व्याख्या हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली व्याख्या की तरफ। क्या है इसमें? ठीक है, देखते हैं बेटा। देखिएगा अगली व्याख्या क्या कहती है। हाँ, मुझसे मिलने कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। देखिएगा अगली पंक्ति भी हरिवंश राय बच्चन जी से है, पर ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत से ली गई है। देखिएगा मैं कह रहा हूँ, संकेत तो आप सीख गए हैं। यहाँ संदर्भ कैसे होगा, यहाँ संदर्भ समझिएगा। संदर्भ क्या है तो आपको वही मैं तरीका बता रहा हूँ, कीवर्ड्स के तरीके से याद करिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कौन सा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक गीत से ली गई हैं, जिसके रचयिता कौन? वही हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो आपको ऐसे शॉर्ट में याद करना है। पंक्तियां आरोह भाग 2,
ठीक है, के दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक पाठ से ली गई हैं और इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आप संघ के संदर्भ प्रसंग उठा लीजिए। क्या उठा लीजिएगा? प्रसंग उठा लीजिएगा। प्रसंग में कहेंगे क्या कि भैया देखो, मुझसे मिलने कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल, यह प्रश्न सतिल करता पद को भरता और मैं बिहिलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो समझिएगा, पहली बात तो यहाँ समय प्रस्तुत पद्यांश में समय की गतिशीलता एवं, देखो कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में समय की गतिशीलता एवं अपने अकेलेपन का वर्णन किया गया है। अपने अकेलेपन का वर्णन किया गया है। ये हो गया आपका क्या? प्रसंग। अब आती है व्याख्या। क्या आती है? व्याख्या। अब व्याख्या में क्या करेंगे? व्याख्या में सुनिएगा, तो व्याख्या कैसे कहता है कि मुझसे मिलने कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए घर तेज जाऊँ, कि मेरे लिए यहाँ तो कोई मिलने के लिए मुझसे तो व्याकुल नहीं है। कवि क्या कह रहा है कि मेरा जीवन अकेला है, अपना जीवन, उसके जीवन में कोई नहीं है, उसके घर कोई नहीं है। जीवन क्या है? जीवन में वह अकेला है। जीवन में वह क्या है? अकेला है। मुझसे मिलने कौन विकल, विकल माने व्याकुल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। मुझसे मिलने के लिए कोई तो व्याकुल नहीं है, कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता, मेरे जीवन में कोई है ही नहीं। मैं किसके भले के लिए चंचल हूँ, मैं किसके भले के लिए तेज चलूँ, किसके भले के लिए, किसके यहाँ जाऊँ तेज चलकर, कोई तो नहीं है, मेरा इंतजार तो कोई नहीं कर रहा, मेरा इंतजार तो कोई नहीं कर रहा, मैं क्यों तेज जाऊँ। यह प्रश्न जब मैं सोचता हूँ कि मेरा तो इंतज़ार कोई नहीं कर रहा, मेरे घर तो कोई नहीं है, तो जब यह प्रश्न सोचता हूँ, जैसे ही मेरे मन में यह प्रश्न आता है, मेरे पैरों को जकड़ लेता है, मेरे पैरों को शिथिल कर देता है, मेरे पैरों को कमज़ोर कर देता है कि भाई मेरे तो जीवन में कोई नहीं है, और बताइए मैं किस लिए जाऊँ जल्दी जल्दी। तो यह प्रश्न मेरे पैरों को कमज़ोर कर देता है और माने मेरे हृदय में कष्ट भर देता है। मेरे हृदय में क्या भर देता है बेटा? कष्ट या पीड़ा भर देता है कि बताओ मेरे घर में तो कोई नहीं है, मैं किस लिए जल्दी जल्दी जाऊं। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है और कह रहा है कि मेरा घर जाने का भी मन नहीं होता, क्योंकि मेरे घर में कोई मेरा इंतज़ार करने वाला नहीं है, उसकी पत्नी गुजर चुकी है, उस समय की बात है। तो ये आपकी व्याख्या है। और इसी प्रकार आप यहाँ विशेष लिख सकते हैं। विशेष में भी आप क्या लिख सकते हैं, वही मैं आपको बता चुका हूँ। खड़ी बोली का प्रयोग, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग, अपनी पीड़ा का वर्णन, और क्या कह सकते हो, और समय की गतिशीलता। और क्या बताई गई है? समय की गतिशीलता। समय की गतिशीलता बताएगी कि समय गतिशील है, जल्दी जल्दी चलता है, इसलिए बताया गया समय कैसा है? गतिशील है। तो ये आपकी ये व्याख्या हो गई, समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, हमें जल्दी जल्दी चीज़ें बढ़ानी है। तो देखिएगा, सबसे तेज बौछारें गईं। देखिए, सबसे तेज बौछारें गईं, भादौ गया नया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, नई नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, चमकीले सारे से बुलाता हुआ, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कभी कभी तो आपको जवाब प्रश्न में ही मिल जाता है। देखिए, पतंग, यहीं मिल गया आपको जवाब। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पतंग नामक पाठ से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? पतंग नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं। कौन है? आलोक धनवा जी। तो देखिए, चलिए संकेत के बाद संदर्भ बना लेते हैं। संकेत तो आप सीख ही गए हैं। तो देखिएगा, हमने संदर्भ बनाया। क्या संदर्भ बनाया? वही पहला पॉइंट आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का नाम बता देंगे, आरोह भाग 2। क्या बता देंगे? आरोह भाग 2। ठीक है, कौन से चैप्टर से ली गई हैं? पतंग। लेखक कवि कौन है? कवि इसके कौन है? आलोक धनवा जी। कौन है? आलोक धनवा। ठीक है, आलोक धनवा जी हैं।
चलिए शुरू करते हैं। प्रसंग हो गया, प्रसंग सुनिएगा। बाल सुलभ क्रीड़ा का वर्णन है। देखिएगा प्रसंग क्या बताया गया है। प्रसंग ये बताया गया है कि भादों के महीने के बाद का, भादों के माह के बाद का प्राकृतिक चित्रण, प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया गया है। भैया प्रकृति का वर्णन है, कह देंगे कैसा वर्णन है, अद्भुत चित्रण है प्रकृति का। क्या बताया गया है, व्याख्या देखिएगा, व्याख्या सुनिएगा क्या कहता है कवि कि सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया नया सवेरा हुआ। कि सबसे तेज बौछारों का महीना जो होता है वो निकल गया है। सबसे तेज मतलब बारिश का समय निकल गया है, ठीक है, और भादों बीत गया है। तो सबसे तेज बारिश का महीना कौन सा है, भादों। कौन सा है, भादों का महीना बीत जाने के बाद एक नया सवेरा हुआ है। और वो सवेरा की जो छाया है, उस सवेरे की जो दृश्य है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खरगोश की लाल आंखों जैसा। किसके जैसा लग रहा है, खरगोश की आंखों जैसा लाल लग रहा है, ठीक है। मतलब आसमान में ऐसी लालिमा छाई है जैसे कि खरगोश की आंखों की लालिमा होती है। फिर इसके बाद शरद आता है। कौन आता है, शरद। ये प्रकृति का मानवीकरण है, मतलब प्रकृति को मानव की तरह दिखाया, जैसे शरद आया मानो शरद कोई इंसान हो, पर एक शरद एक ऋतु है। फिर इसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु का आगमन होता है, वो एक नई तरीके से आती है। शरद आता है पुलों को पार करते हुए, नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कि शरद का आगमन इस प्रकार से होता है जैसे कोई तेज चमकीली साइकिल चलाते हुए आता है, क्योंकि उस समय की धूप थोड़ी चमकदार होती है, इसीलिए कहते हैं कि शरद तेज साइकिल चलाते हुए आया है और घंटी बजाकर जोर जोर से बुला रहा है चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो मैंने क्या कहा, सुनो ध्यान से। सबसे पहले सबसे पहला क्या लिखोगे, सबसे तेज बारिश या वर्षा का महीना बीतता है। फिर क्या होता है, नया दौर एवं नई प्राकृतिक छाया दिखाई पड़ती है। नई प्राकृतिक छाया दिखाई पड़ती है जो बिल्कुल उसी प्रकार लाल है, जो बिल्कुल उसी प्रकार लालिमा युक्त है जैसे खरगोश की आँखों का रंग होता है। जैसे खरगोश की आँखों का रंग होता है, जैसे खरगोश की आंखों का रंग होता है। इस दृश्य के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। इस दृश्य के बाद किसका आगमन होता है बेटा, शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु का आगमन होता है। किसका आगमन होता है बेटा, शरद का आगमन होता है। फिर आप कैसे लिखेंगे इधर बता रहा हूँ। फिर आप क्या बताएंगे, शरद अपने प्राकृतिक मनमोहक दृश्य से सभी को आकर्षित करता है एवं चमकीले इशारे से छोटे छोटे पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुलाता है। अर्थात शरद ऋतु में पतंग उड़ाने का समय आता है।
ठीक है, ये आप बता दोगे तो आपको ये हो जाएगा। अब इसमें आप विशेष क्या लिखोगे, विशेष पॉइंट में क्या लिखोगे, विशेष में आप क्या बताओगे, पहला पॉइंट आप वही बताओगे, पहला मैंने आपको हमेशा ही बताया है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हमेशा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली पूरी हिंदी में। दूसरा, प्रकृति का मानवीकरण, बेटा यहाँ क्या हुआ है, प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। ठीक है, बच्चों की क्रीड़ा का चित्रण, बच्चों की क्रीड़ा का चित्रण हुआ है, बच्चों की क्रीड़ा का क्या हुआ है, चित्रण हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको ये बात बताई। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। तो ये आपका हो गया। ठीक, फिर अगला क्या है देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है, कौन कौन सी व्याख्या है ये नहीं देखते हैं। ये रही, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर। देखो बेटा सुनो ध्यान से, फिर वही चीज़ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोगों ने अगली व्याख्या देख लेते हैं, क्या व्याख्या है। ठीक है, तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने को माने, बच्चा ही जाने। ठीक है, बड़ी सुंदर सी कविता है। तो सुनिए कविता, देखो तो ये क्या है बेटा, देखो सबसे पहले ये वही संकेत के बाद वही कहानी, संदर्भ है, संदर्भ में क्या लिखोगे कि वही प्रस्तुत पंक्तियाँ क्या होगी, ध्यान सुनना, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2, वही लाइन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से ली गई हैं। ठीक है, कहाँ से, आरो भाग 2 के। ठीक है, कविता के बहाने नामक पाठ से ली गई हैं। देखो, कविता के बहाने नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। कौन है, कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है, तो चलिए संकेत संदर्भ हो गया। प्रसंग देख लेते हैं, प्रसंग क्या होगा इसका, भाई प्रसंग देख लेते हैं। कविता के बारे में बताया गया कि कविता किस प्रकार से बच्चों की तरह व्यवहार करती है। कविता की तुलना बच्चों से की गई है। कविता की तुलना किससे की गई है, बच्चों से की गई है। अब व्याख्या देख लेते हैं, क्या कहते हैं व्याख्या। तो क्या कहा गया है, कविता एक खेल है, कविता एक क्या है, खेल है। कविता को एक खेल बताया गया है। क्या बताया गया है, एक खेल बताया गया है। कविता को एक क्या बताया गया है, खेल बताया गया है। किसकी तरह, बच्चों की तरह। किसकी तरह, बच्चों की तरह। क्यों, जिस प्रकार से बच्चे पवित्र कोमल हृदय के होते हैं, जिस प्रकार से बच्चे पवित्र एवं कोमल हृदय के होते हैं, उसी प्रकार कविता भी पवित्र एवं कोमल हृदय की रचना होती है। ठीक है, जिस प्रकार बच्चे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार कविता भी किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करते। बाहर भीतर यह घर वह घर, जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए कहीं भी पहुंच जाते हैं, उस प्रकार कविता भी अपने भावों से, अपने व्यवहार से कहीं भी पहुंच जाती है। इसी प्रकार सब घर एक कर देने को माने, बच्चा ही जाने। इसका मतलब है भेदभाव रहित। इसका मतलब क्या है, भेदभाव रहित। मैंने यही बोल दिया, जिस प्रकार से बच्चे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वह सभी के साथ एक रस के साथ जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार कविता भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वह सभी के साथ समान रूप से, सबको समान रूप से आनंद पहुंचाती है। वह बच्चों की ही तरह है, जैसे बच्चे खिल जाते हैं वैसे कविता खिलती है। बच्चे उमंग में दौड़ते हैं, कविता भी दौड़ते हुए आपके यहाँ पहुँच जाती है, वह भेदभाव नहीं करती। ठीक है, अब वही विशेष पॉइंट लिख दीजिएगा। विशेष पॉइंट वही मैं आपको
बता चुका हूँ। पहला, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग। दूसरा आप क्या कह सकते हो, यहाँ भी यहाँ कविता का मानवीकरण हो गया। यहाँ क्या हुआ, कविता का मानवीकरण, कविता को बच्चों से जोड़ दिया इसलिए कविता का मानवीकरण हो गया है। ठीक है, यहाँ क्या कह दीजिए, कविता को बच्चों से तुला गया है, कविता की तुलना बच्चों से की गई है, कविता की तुलना बच्चों से की गई है। कविता के अंदर बच्चों की तरह ही गुण समाहित हैं, ऐसे कर दीजिएगा, कविता के भीतर बच्चों की तरह ही गुण समाहित हैं। देखिए पेपर पेंसिल लेके बैठिएगा तभी ये चीज़ काम होगी। जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे देखिएगा। अब देखते हैं आगे क्या है, बात सीधी थी पर। देखिए ये भी कुंवर नारायण की पंक्तियां हैं। देखो क्या होता है, कई बार हमारी बात बड़ी सिंपल होती है, जैसे मैं अपनी बात है बड़े सिंपल तरीके से कह सकता हूँ, कह रहा हूँ अच्छी तरह आप समझ में भी आ जाए, लेकिन अब इसी सिंपल बात को मैं एक कठिन भाषा का प्रयोग करके आप पर अपना प्रभाव जमाने के लिए एकदम कठिन भाषा का प्रयोग करूँ, मैं ऐसी ऐसी भाषा के बड़े बड़े तगड़े शब्द बोलूँ कि आपके एकदम ऐसा लगे कि भाई बात तो तगड़ी है, आपको लगने लगे। कभी कभी हम जैसे शेर और शायरी सुनते हैं, शायरी का लहजा तो ऐसा लगता है कि कितने तगड़े शब्द है, बट हमें कुछ समझ नहीं आता। यही चीज़ है, सुनने में तो बढ़िया लगता है पर समझ कुछ नहीं आता। ऐसी बात है। तो एक बार कवि क्या कर रहे थे, अपने भाई बात तगड़ी कह रहे थे, ऐसे एकदम बड़े बड़े धांसू शब्द बोल रहे थे कि आज आप सभी का इस मंच पर स्वागत है, आज हम सभी इस संगोष्ठी में ऐसे जुड़े हुए हैं जिसमें आप सभी की क्षुधा को शांति मिलेगी। अब हमें तो पता ही नहीं कि भाई क्या मतलब है इसका, है आप आत्मप्लावित हो जाएंगे, आप भाव विभोर हो जाएंगे, सार गर्वित है आज की पाठ। तो हमें तो इतने बड़े बड़े शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं जैसी भाषा जैसा देश वैसा भेष। जैसी बात बोलनी है सिंपल बोल दो ना, हमें नहीं वही बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो भाई तुम देसी भाषा जानते हो, देसी में बोलेंगे, प्रेम की भाषा प्रेम की बोलेंगे, जैसी आवश्यकता हो वैसे बोलो। भाई यही तो है कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। क्या कहा कि बात तो सीधी थी, मेरी बात तो कैसी थी, सीधी थी, पर वो किसके चक्कर में पड़ गई, भाषा के चक्कर में, भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। किसके चक्कर में, अब भाई अपन शुद्ध हिंदी वाले आदमी हिंदी जानते, अब तुम्हारे यहाँ रोल झाड़ने के चक्कर में अंग्रेजी बोलने लगे। अब अंग्रेजी में हमें उतना ही आता है, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, बस इतना ही आता है, इसके ऊपर हमें नहीं आता। फिर अंग्रेजी हम क्या कहेंगे, बेंटर ऑफ साइंस ही तो सुनाएंगे, पकड़ लेंगे, वही आती ही नहीं उतनी, तो क्या करें, जितनी भाषा वैसी बोलो। बात सीधी थी पर किसके चक्कर में टेढ़ी फंस गई, भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। मतलब भाषा के चक्कर में बात क्या हो गई, उलझ गई, उलझ गई, भाषा के चक्कर में बात क्या हो गई, उलझ गई। अब क्या किया, बात को पाने के चक्कर में, बात को पाने के लिए, मतलब मैंने अपनी बात को लोगों को पहुंचाने के लिए क्या किया, मैंने भाषा को क्या किया, मैंने भाषा को तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि या तो मेरी बात बन जाए, या तो मेरी बात बन जाए या मैं भाषा के चंगुल से बाहर निकल आऊं। तो कवि कह रहा है कि मैं अपनी भाषा को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाने के चक्कर में मैंने कठिन भाषा का प्रयोग किया, और इस कठिन भाषा के प्रयोग की वजह से मैं अपनी बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने में असफल रहा। और मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने कई बार भाषा को तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। इसका मतलब है मैंने भाषा के लिए मुहावरे प्रयोग किए, मैंने वाक्य प्रयोग किए, मैंने वाक्यांश प्रयोग किए कि या तो मेरी बात बन जाए, या तो मेरी क्या हो, बात बन जाए, या तो मेरी बात बन जाए या मैं भाषा के चंगुल से बाहर निकल आऊँ, या तो मैं भाषा के चंगुल से बाहर निकल आऊँ कि या तो मेरी बात बन जाए। अब मैं इंग्लिश ऐसी धांसू बोल रहा हूँ, अब मैं अपनी इंग्लिश से निकलने के चक्कर में छोटे छोटे शब्द बोलूँगा, बड़े बड़े शब्द बोलूँगा कि या तो मेरी बात समझ में आ जाए, नहीं तो फिर कहानी खत्म हो जाए। तो समझो ध्यान से कि मैंने भाषा को तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि या तो मेरी बात बन जाए या मैं भाषा के चंगुल से बाहर निकल आया हूँ। ठीक है, तो भैया या तो मैं भाषा के चंगुल से बाहर निकल आऊँ, लेकिन इससे मेरी बात, भाषा के साथ साथ मेरी बात और भी पेचीदा होती चली गई। मतलब इससे मेरी बात और भाषा दोनों ही क्या हो गई, कठिन हो गई। मेरी बात और भाषा दोनों ही क्या हो गई, कठिन हो गई। सुनो, मेरी बात और भाषा दोनों क्या हो गई, कठिन होती चली गई। तो यहाँ क्या है, यहाँ भाषा की सहूलियत, यहाँ किस पर जोर दिया गया है, भाषा की सहूलियत। किस पर जोर दिया गया है,
भाषा की सहूलियत पर जोर दिया गया है। देखो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के बात सीधी थी पर नामक पाठ से ली गई हैं। और रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, बस ये भावार्थ मैंने बता दिया कि बात सरल थी लेकिन भाषा के चक्कर में उलझती है, उसे बहुत कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी कठिन भाषा को समझाने के लिए वो बहुत बार छोटे वाक्य, बड़े वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति प्रयोग करते हैं, परंतु भाषा और कठिन होती चली जाती है और वो भाषा के चंगुल से निकल नहीं पाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारी व्याख्या का रूप हुआ पूरा। अब हम लोग देख रहे हैं आगे 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। हाँ, कुछ एक पार्ट मैं सोच रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा बना के दे दूँ कि इसी पार्ट में पूरा कर दिया जाए, ये देख रहा हूँ। क्योंकि क्या है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और समय की भी हमें बाध्यता देखनी है, क्योंकि इसके बाद मेरी ऑफलाइन क्लास है वो देखना है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका पार्ट 2 लाया जाए। तो क्या देखना है, देखो कितने में हो जाए। फिर सोच रहा हूँ पार्ट 2 लाकर आपकी व्याख्या करा दी जाएगी। ठीक है, तो पार्ट 2 में करा देंगे, क्लास हो रही है ऑफलाइन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।